हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा विज्ञान से लेकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को कवर करते हुए हम लोग आदिकाल के कुछ अंश को भी इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस क्लास से आप लोग खुद ही देखेंगे कि इस क्लास से 2-4 प्रश्न हर एक एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो लोग इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इस चैनल को शेयर भी करें। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ क्लास पढ़ चुके हैं, 4 क्लास, वो जो लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और आज का जो क्लास है हम लोगों का 5वां क्लास है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले है भाषा विज्ञान। ठीक है, भाषा के मुख्यतः 4 तत्व हैं। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व हैं: ध्वनि, शब्द जिसको पद भी कहा गया है, और वाक्य और अर्थ। ठीक है, ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ, इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है। ठीक है, भाषा के मुख्यतः 4 तत्व भी हैं और इनको ही भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है: ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ। ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि भाषा के चारों तत्वों की परिभाषा निम्नवत है। परिभाषा क्या होती है भाषा के तत्वों की? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से अगर पूछे कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन है तो वह ध्वनि है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है और भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद या रूप है। और अगला दिया है कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। और सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई, यानी व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो लघुत्तम इकाई क्या है? पद है। और पूर्ण सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान में है कि ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं: उत्पादन, संवहन और ग्रहण। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं: उत्पादन, संवहन और ग्रहण। ध्वनि का उत्पादन वागेंद्रियों से होता है, उसे संवहन के लिए वायु तरंगे कार्य करती हैं और ग्रहण की क्रिया कर्ण यानी कान द्वारा होती है। ध्वनि गुण 4 माने गए हैं। 3 पक्ष होते हैं, 4 गुण होते हैं। मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति। कौन कौन होता है? मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति। ध्वनि गुण को ध्वनि लक्षण, रागीय तत्व, अखंड ध्वनि, रागीम आदि भी कहते हैं। मान स्वर की कल्पना अमेरिका के प्रोडेनियन ने सन 1953 ईस्वी में की थी। इसे कोर्डिनल वावेल भी कहते हैं। अब देखते हैं आगे कि मान स्वरों की संख्या 8 है। मान स्वरों की संख्या 8 है जो किसी भाषा विशेष से संबद्ध न होकर एक काल्पनिक स्वर है। जीभ की स्थिति, ओठ की आकृति एवं मुख विवर के आधार पर मान स्वरों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। नीचे इसको विभाजित किया गया है मान स्वरों की स्थिति को कि मुख विवर के आधार पर क्या कहते हैं, जीभ की स्थिति के आधार पर और ओठ की स्थिति के आधार पर। तो ये हम लोग लग रहा है कि इसको ऐसे जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके पिछले वाले क्लास को उसमें पढ़े हैं कि वृत्तमुखी और संवृत्त, अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी, संवृत्त, अर्धवृत्त, विवृत्त, ये सब हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं तो वहाँ स्वरों की बारे में दिया गया था, यहाँ मान स्वरों के बारे में दिया गया। बस इतना ध्यान रखना कि मान स्वरों की संख्या 8 होती है। ठीक है, अब देखते हैं मान स्वर को प्रधान स्वर, मेय स्वर भी कहते हैं। मान स्वर का और नाम क्या है? मान स्वर, मेय स्वर और प्रधान स्वर। गौण मान स्वरों की संख्या 7 है। अभी देखिए, मान स्वरों की संख्या 8 और गौण मान स्वरों की संख्या 7। स्वनिम को ध्वनिग्राम भी कहा जाता है जो अंग्रेजी के फोनिम का रूपांतर है, किंतु भारत सरकार के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने फोनिम का हिंदी अनुवाद स्वनिम माना है। नेक्स्ट है कि स्वनिम के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? खंडी और खंडेतर। ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर
सकते हैं उसे खंड स्वनिम कहते हैं। और इसके भी दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। यानी जो स्वनिम होता है खंड स्वनिम, उसके अंदर स्वर और व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उसे खंड स्वनिम कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता उसे खंडेतर स्वनिम कहते हैं। और इसके मुख्य भेद हैं अनुनासिकता, अनुनासिकता, सुर अनुतान और संगम। प्रसिद्ध ध्वनि नियम निम्नलिखित हैं। ये सब पहले था, उसी के बारे में दिया गया है। ध्वनि नियम है, एक है ग्रिम नियम, जिसके प्रवर्तक हैं याकोब ग्रिम। उनका जन्म होता है 1785 में, मृत्यु होती है 1663 में। उनका जन्म स्थान है जर्मन। ग्रासमैन नियम हेरमन ग्रासमैन के द्वारा दिया गया है। 1809 से लेकर 1870 उनका समय सीमा है और वो जर्मन के रहने वाले हैं वो भी। बर्नर नियम कार्ल अडोल्फ बर्नर ने दिया है और 1846 से लेकर 1896 तक उनकी समय सीमा है, वो भी जर्मन के थे। यानी तीनों ही जो आप लोग देख रहे हैं प्रवर्तक तीनों जर्मन के ही हैं। तालव्य नियम विल्हेम थॉम्सन व कॉलित्स। मूर्धन्य नियम प्रोपॉट व प्रो फोर्तुनातावे, जो कि रूसी के रहने वाले हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको तो हम दोहराएंगे, लेकिन ये सब उतना ये नहीं है, अभी तक हम देखे नहीं है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद से है भाषा विज्ञान का जब हम पोर्शन पढ़ रहे थे तो अगला है पद या रूप। प्रयोग समर्थ सार्थक पद शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। प्रयोग समर्थ सार्थक शब्द को पद कहते हैं। यास्काचार्य ने पद के मुख्यतः 4 भेद माने हैं। यास्काचार्य ने पद के मुख्यतः 4 भेद माने हैं। वो कौन कौन से हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है, आगे दिया है कि रूपिम को 4 प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्न है। अभी हम लोग देखे हैं कि ध्वनि विज्ञान में ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं, उत्पादन, संवहन और ग्रहण। और उसके गुण माने गए हैं कितने? 4, मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति। और यहाँ देख रहे हैं कि जो यास्काचार्य ने पद के कितने भेद माने हैं? 4, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अब आगे है मुक्त रूपिम और बद्ध रूपिम। किसके बारे में? रूपिम को 4 प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ दिया है मुक्त रूपिम और बद्ध रूपिम। संयुक्त रूपिम, मुक्त रूपिम की रचना संयुक्त रूपिम में हुई है और बद्ध रूपिम मिश्रित रूपिम में हुई है। अर्थ व संबंध तत्व है कि अर्थ तत्व प्रदर्शक रूपिम, संबंध तत्व प्रदर्शक रूपिम। खंडीकरण में दिया खंडात्मक रूपिम, अखंडात्मक रूपिम। यानी मुक्त रूपिम है खंडात्मक और बद्ध रूपिम है अखंडात्मक। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान में है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसने किसको वाक्य माना है? कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द व समूह को वाक्य कहते हैं। जब हम कोई भी विचार, कोई भी बात किसी के सामने रखते हैं और वह स्पष्ट रूप से हम उसको उसके सामने रख सकते हैं, बता सकते हैं, वह जितने शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। यह किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने। और आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। आगे देखिए, पद और वाक्य के महत्व की प्रतिष्ठा को लेकर 2 दार्शनिक सिद्धांत प्रसिद्ध हैं, जो निम्न है। कौन कौन है? अभिहितान्यवाद के प्रवर्तक हैं कुमारिल भट्ट, और कथन दिया है अभिहितानाम पदार्थानाम अन्वयः। और अन्विताभिधानवाद का सिद्धांत दिया है प्रभाकर गुरु ने, अन्वितानाम पदार्थानाम अभिधानम। और यहाँ पर ये दोनों इम्पोर्टेंट है, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार और शुक्ल जी के अनुसार। आगे चलते हैं। कविराज विश्वनाथ ने वाक्य के 3 अनिवार्य तत्व माने हैं, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। अभी हम देखें आचार्य शुक्ल जी क्या बोले हैं।
आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और वही चीज़ यहाँ पर कविराज विश्वनाथ ने वाक्य के 3 अनिवार्य तत्व के रूप में लिया है, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। आकांक्षा क्या होती है? अर्थ ज्ञान की पूर्ति की जिज्ञासा आकांक्षा कहलाती है। जब तक हम किसी शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं कर पाते हैं तब तक वो हमारी इच्छाएं रहती हैं, आखिर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और योग्यता की बात करें तो बुद्धि संगत संबंध है, और आसक्ति की बात करें तो अव्यवधान है, जिसमें कोई भी व्यवधान न हो। आगे दिया है कि वाक्य के मुख्यतः 2 अवयव होते हैं। वाक्य के 3 अनिवार्य हम लोग देख लिए, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। और वाक्य के मुख्यतः 2 अवयव हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। विभिन्न आधारों पर वाक्य के भेद अग्रांकित हैं। ये पूछा जाता है और ये वाला महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट है, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। कौन कौन से? विधान सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, संदेह सूचक, इच्छा सूचक, संकेत सूचक। विधान, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह, इच्छा, संकेत। विधान, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह, इच्छा, संकेत, ठीक है। 3-4 बार आप लोग इसको याद करेंगे, याद हो जाएगा। विधान, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह, इच्छा, संकेत। और पूछता है कि क्रिया के आधार पर कितने भेद होते हैं वाक्य के? तो क्रियायुक्त और क्रियाविहीन, क्रियायुक्त और क्रियाविहीन, यानी कह सकते हैं क्रियायुक्त का मतलब सकर्मक, क्रियाविहीन का मतलब अकर्मक, लेकिन यहाँ नाम अलग दिया है, क्रियायुक्त और क्रियाविहीन। रचना की बात करें, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। शैली के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है या कितने भेद होते हैं? शिथिल, समीकृत, आवर्तक। और आकृति के आधार पर योगात्मक और योगात्मक, ठीक है। क्रियायुक्त यानी क्रिया से युक्त, तो उसको हम सकर्मक के नाम से जान सकते हैं। और क्रियाविहीन का मतलब जिसमें कोई क्रिया न हो रही हो, वहाँ अकर्मक हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद हो गया। अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं, विधान, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह, इच्छा, संकेत। विधान सूचक, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह, इच्छा, संकेत, ठीक है। अब देखते हैं अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान में कहा गया है कि शब्द के द्वारा जो प्रतीति होती है उसे अर्थ कहते हैं। शब्द के द्वारा जो प्रतीति होती है उसे अर्थ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द के द्वारा हम उसको समझ पाते हैं कि ये शब्द क्या कर रहा है, उसकी मीनिंग निकाल पाते हैं, उसके अर्थ को जान पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। संकेत ग्रह अर्थबोध के भारतीय विद्वानों ने 8 साधन माने हैं तथा पाश्चात्य विद्वानों ने 3 साधन माने हैं, जो निम्न है। भारतीय विद्वानों का देखते हैं कि 8 साधन कौन कौन से माने हैं। व्याकरण है, आप्तवाक्य है, उपमान, वाक्य शेष, प्रकरण जिसको कहा जा रहा है, विवृत्ति का नाम है, व्याख्या, विवरण और प्रसिद्ध पद का सन्निधि, व्यवहार और कोश। ये 8 नाम किसने माने हैं? 8 साधन किसने माने हैं? भारतीय विद्वानों ने अर्थबोध के। और पाश्चात्य विद्वानों ने क्या माना है? 3 माने हैं, व्यवहार, विवरण और अनुवाद, ठीक है। व्यवहार, विवरण और अनुवाद। अगला है कि हिंदी साहित्य कोश के अनुसार दिया है कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त कराने वाले व्यापार हैं। शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त कराने वाले व्यापार हैं। इसके प्रमुख भेद निम्न हैं, ठीक है। कौन कौन है? दिया गया है शब्द शक्ति या वृत्ति और उसका अर्थ, वाचक, लक्षक और व्यंजक, जिसको हम लोग शब्द शक्ति में पढ़ते हैं, ठीक है। वाचक को अभिधा, लक्षक को लक्षणा और व्यंजक को व्यंजना के नाम से हम लोग जानते हैं। और वाचक का है अर्थ वाच्य यानी मुख्य, लक्षक की बात करें तो यह लक्ष्य यानी यह गौण होता है, और व्यंजक जो है प्रतिमान होता है। कहने का मतलब यह है कि अभिधा में जब हम कोई वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं किसी के सामने, तो जैसे का तैसे हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा वाक्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। लक्षणा की बात करें तो अगर हम कोई कोई वाक्य बोल रहे हैं, कह सकते हैं, कोई वाक्य ले सकते हैं कि यह एकदम गधा है। गधा है का मतलब रमेश एकदम गधा है,
तो रमेश गधा है। रमेश तो इंसान है, आदमी है, लेकिन गधा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि समझने वाला लक्ष्य करके समझ लेता है कि गधा का मतलब ये पढ़ने में या कमज़ोर है, इसकी बुद्धि कमज़ोर है, इस वजह से इसे गधा कहा जा रहा है, न कि वो जानवर है, वो तो एक इंसान है। और बात करें व्यंजना की, व्यंजना में हम लोग मान लें कि अगर हम कोई वाक्य बोल रहे हैं किसी के सामने कि शाम हो गई, शाम हो गई, इसका मतलब बच्चे को यदि कहते हैं कि अब तक क्या कर रहे हो, शाम हो गई, अब क्या कर रहे हो, शाम हो गई का मतलब कि अब तुमको बैठ के पढ़ना चाहिए, या कोई काम कहा गया होगा तो वह दिन में नहीं किया होगा, तो शाम हो गई का मतलब उसको उस बात की याद दिलाया जा रहा है कि शाम हो गई, अभी तक ये तुम काम किए नहीं। तो आगे समझने वाला जो इंसान होता है वो समझ लेता है। ठीक है, यही अंतर है अभिधा लक्षणा और व्यंजना में। आगे दिया है कि प्रमुख शब्द शक्तियों की परिभाषा निम्नलिखित है। अब यहाँ उसकी परिभाषा दी गई है अभिधा लक्षणा और व्यंजना की, तो ये भी मोस्ट है और ये भी मोस्ट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर वाक्य न दे करके अब सीधे परिभाषा दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह किसका परिभाषा है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अभिधा में है कि साक्षात संकेतित अर्थ यानी मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ का मतलब क्या है? जो मुख्य अर्थ उसका है, सेम वही चीज़ कही जाए, वही बात कही जाए, वह क्या है? जैसे कह सकते हैं कि राम पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है यानी पढ़ रहा है, सीधा सा वाक्य है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, ये अभिधा शक्ति होती है। अब बात करें लक्षणा की। लक्षणा में मुख्यार्थ का बाधा होने पर रूढ़ि के कारण या किसी प्रयोजन के लिए मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा होती है वह लक्षणा होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि मुख्यार्थ का जब बाधा होता है और हम जब दूसरा अर्थ उसका लेते हैं, लक्ष्य करते हैं, वो लक्षणा होती है। यहाँ दिया गया कि अर्थात लक्षणा के 3 हेतु कारण हैं: मुख्यार्थ का बाध, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से योग और रूढ़ि या प्रयोजन। ठीक है, रूढ़ि या प्रयोजनवती लक्षणा होता है। रूढ़ि लक्षणा, मुख्य लक्षणा, फिर प्रयोजनवती लक्षणा, ये सब इसके भेद माने गए हैं। अब बात करें व्यंजना की। व्यंजना शक्ति ऐसे अर्थ को बताती है जो अभिधा लक्षणा या तात्पर्य वृत्ति द्वारा उपलब्ध नहीं होता। व्यंजना व्यापार को ध्वनन, गमन, प्रत्यागमन आदि कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, व्यंजना व्यापार को ध्वनन, गमन और प्रत्यागमन आदि कहते हैं। कहने का मतलब ये है जिसमें अभिधा और लक्षणा दोनों के द्वारा हम लोग नहीं समझ सकते हैं, तब हम लोग व्यंजना की सहारा ले करके उस वाक्य को समझते हैं, वही क्या कहलाता है? व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, शब्द शक्ति जब हम पढ़ाए हैं तब हम उसमें बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से हम पढ़ाए थे। अब आगे कि पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ के 3 भेद माने हैं। अर्थ के 3 भेद माने हैं: कोशार्थ, व्याकरणार्थ और अनित्यार्थ। शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एकार्थक और अनेकार्थक। क्योंकि कहने का मतलब ये है अनेकार्थक और एकार्थक। एकार्थक का मतलब ये होता है जो कोई शब्द हम कहते हैं उसका एक ही अर्थ होता है, और अनेकार्थक का मतलब ये है कि एक शब्दों के अनेक अर्थ उसमें आ जाएंगे, अनेकार्थक शब्द। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के 10 साधन माने गए हैं तथा अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के 14 साधन माने गए हैं। ठीक है, अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के 14 साधन माने गए हैं और एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के 10 साधन माने गए हैं। एकार्थक के 10, अनेकार्थक के 14। एकार्थक का दिया गया है वक्ता, बोधा जिसको श्रोता कहा गया है, वाक्य, वाच्य, अन्य, सन्निधि, प्रकरण, देश, काल, काकु और चेष्टा। अनेकार्थक में संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वर। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि एकार्थक में 10 साधन और अनेकार्थक में 14 साधन। आगे बढ़ते हैं। अर्थ परिवर्तन की 3 दशाएं होती हैं जो निम्न हैं। कौन कौन है? अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का रेखा चित्र निम्न है। यहाँ दिया गया है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो 3 भागों में है: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अर्थ विस्तार से आप लोग समझ ही रहे होंगे, अर्थ का विस्तार करना। अर्थ संकोच जो संकुचित रूप से अर्थ निकाला जाता है। यहाँ अर्थादेश को डिफाइन किया गया है। अर्थादेश में दिया है
अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष, मूर्तिकरण, अमूर्तिकरण, 4 भागों में इसको बांटा गया है। यहाँ दिया है अर्थ परिवर्तन या विकास के अंतर्गत अर्थ विस्तार की दृष्टि से प्रमुख शब्दों की सूची निम्न है। यहाँ दिया है स्याही, मूल अर्थ होता है काली स्याही। सब लोग देखते हैं कि स्याही कैसी होती है, काली नीली होती है। सभी रंगों की लिखने की स्याही। तेल की बात करें तो तिल का तेल दिया है, सभी प्रकार का तेल हो जाएगा, सरसों का तेल, किसी का भी तेल हो जाएगा। कुशल, कुशों को लाना, कुश ल अलग अलग कर दिया, कुश ल तो कुशों को लाना, और कुशल का अर्थ निकलता है निपुण, चतुर। प्रवीण का कहेंगे तो वीणा वादन में निपुण, और अक्सर वीणा वादन में निपुण को ही प्रवीण कहा जाता था, लेकिन प्रवीण का मतलब होता है किसी भी चीज़ में दक्ष या चतुर। ठीक है। महाराज की बात करें तो राजा को कहा जाता है, और रसोइया को भी यहाँ अर्थ विस्तार ले तो रसोइया को कहा भी जाता है। गवेषणा यानी गाय चाहना, गौ की इच्छा रखना, और यहाँ गवेषणा का मतलब गौ की खोज यानी किसी चीज़ की खोज करना। ठीक है। आगे देखते हैं अर्थ परिवर्तन। यहाँ देखें अर्थ विस्तार के आधार पर यहाँ अर्थ परिवर्तन या विकास के अंतर्गत अर्थ संकोच की दृष्टि से प्रमुख शब्दों की सूची निम्न है। अब यहाँ संकुचित अर्थ लिया गया, वहाँ विस्तार लिया जाता था तो स्याही का कुछ कितने स्याही हो जाते थे, कितने तेल हो जाते थे। अब यहाँ पे अर्थ संकोच के अर्थ को स्पष्ट किया गया है कि मान लीजिए शब्द है सर्प, जो सरकता है, और उसका संकुचित अर्थ होता है सांप। ठीक है। और कुंजर की बात करें, जो कुंज में विचरता है यानी हाथी। धान्य, धान से संबद्ध, चावल, अन्न। मोदक, प्रसन्न करने वाला, और उसका अर्थ लड्डू भी होता है। बहुत ही मोदक है, या मोदक को लड्डू के नाम से भी जानते हैं। बाढ़ की बात करें तो बाढ़ बढ़ने की क्रिया को कहते हैं, और बाढ़ जलावेग को भी कहते हैं। लगान, जो लगाया गया, और कर कहते हैं। गौ, इंद्रिय, पृथ्वी, और गौ का अर्थ गाय भी होता है। ऋक्ष की बात करें तो ऋक्ष का नक्षत्र और ऋषि होता है, और ऋक्ष यानी भालू। आदर्श, प्रतिलिपि और दर्शन को कहा जाता है। आदर्श अनुकरणीय यानी सीखने योग्य होता है। आशा, दिशा, इच्छा, और आशा का अर्थ संकुचित होता है इच्छा। आशा को हम इच्छा के नाम से जान सकते हैं। अवतार, अवतार का होगा उतार और भूमिका, और अवतार देवता का जन्म होता है तो कहा जाता है अवतार। ठीक है। मृग का है, मृग एक पशु है, और मृग हिरण को कहा जाता है। मुर्गा, मुर्गा एक पक्षी है, और कुक्कुट कहा जाता है मुर्गा को। मदक नशीला पदार्थ है, और उसे अफीम कहा जाता है। खाजा खाद्य पदार्थ है, और एक मिठाई भी है। अन्न खाया हुआ, और चना गेहूँ को अन्न कहा गया है। लोह धातु होता है, और उसको लोहा भी कहते हैं। ठीक है। इस तरह से अगर संकुचित अर्थ दिया जाए तो ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। अब यहाँ दिया है तीसरा, अर्थ परिवर्तन के अंतर्गत अर्थादेश की दृष्टि से कुछ प्रमुख शब्दों की सूची निम्न है। अर्थोत्कर्ष दिया है, अर्थापकर्ष, अमूर्तिकरण, मूर्तिकरण। यही अर्थादेश को 4 भागों में ऊपर बांटा गया था। ठीक है। तो यहाँ है मुग्ध, अर्थोत्कर्ष है, असुर है, लाठी, सहारा, यानी अलग अलग ये सारे नाम। ये नहीं कि मुग्ध का इधर दिया है अर्थापकर्ष में, और असुर का मूर्तिकरण में, और लाठी का मूर्तिकरण में, नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग अर्थोत्कर्ष में ये नाम दिए गए हैं, अर्थापकर्ष में इतने नाम दिए गए, मूर्तिकरण में ये नाम दिए गए हैं, और मूर्तिकरण में ये सब दिए गए हैं। ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज पे। यहीं से हम लोग का शुरू होता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की। कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी भूमिका निभाई है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए या शुरू करने के लिए। ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को। यहाँ दिया गया है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट है वहाँ है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने किया। जो लोग टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो इस बुक को कई बार पढ़े होंगे, और ये पेज कई बार लोग पढ़ते हैं क्योंकि शुरू यहीं से होता है। ठीक है। तो ये पता ही है कि फ्रेंच विद्वान किसने किया, गारसा दतासी ने किया था। और आगे है कि गारसा दतासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। ठीक है। वो फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में किए थे गारसा दतासी।
तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन होता है 1839 और 1847 ईस्वी में। ठीक है। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया था, और ये भी पूछा जाता है। ठीक है, मतलब ये जो चारों लाइन हम लोग पढ़े हैं, चारों लाइन से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है। पहला प्रयास किया था गारसा तासी ने फ्रेंच भाषा में, और उनकी पुस्तक का नाम था, उनकी ग्रंथ का नाम था इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, और यह 2 भागों में था, 1839 और 1847 में। और यह ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। पहले तो था 2 भागों में। अब बात करें इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में, प्रथम संस्करण में 2 भागों में था और द्वितीय संस्करण में 3 भागों में हो गया है। आइए पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन होता है 1871 में। डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जब पहला संस्करण होता है, प्रथम संस्करण में क्या होता है, 2 भागों में। ठीक है, प्रथम संस्करण में 2 भागों में, और जब द्वितीय संस्करण होता है, द्वितीय संस्करण में इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम संस्करण में कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम संस्करण में 2 भागों में 1839 और 1847, और ये भी पूछा गया कि कितने संस्करण इसके हुए हैं, तो 2 संस्करण, न कि 3 संस्करण। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कि तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है, और ये भी पूछा जाता है कि जो गारसा तासी हैं फ्रेंच विद्वान, वह उसमें जो कवियों के विवरण उन्होंने दिए हैं किस आधार पर दिए हैं, वर्णानुक्रम दिए हैं, वर्ण क्रमानुसार दिए हैं, या विधेयवादी पद्धति पर दिया है, या कह सकते हैं वर्णानुक्रम, और एक और पद्धति कौन सी है, कालक्रमानुसार होता है, वर्णानुक्रम और कालक्रमानुसार और विधेयवादी। ठीक है, वर्णानुक्रम, कालक्रमानुसार और विधेयवादी। ठीक है, जिसमें सबसे उपयुक्त मानी गई, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है विधेयवादी पद्धति। आगे बढ़ते हैं। गारसा तासी ने ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। गारसा तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं, 738 कवि, जिनमें हिंदी के 72 और शेष उर्दू के हैं। शेष उर्दू यानी 666 जो कवि हैं वो उर्दू के हैं। यहाँ तक हुई गारसा तासी के बारे में। क्या क्या हम लोगों ने देखा। गारसा तासी, पहला प्रयास किसने किया, गारसा तासी ने, और वह फ्रेंच विद्वान थे। उनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, और वह फ्रेंच भाषा में थी। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि वह ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था, और यह जब पहला संस्करण हुआ उसमें 2 भागों में बांटा गया था, 1839 और 1847। बात करें सेकेंड यानी दूसरे संस्करण की, तो दूसरे संस्करण में 3 भागों में किया गया, जिसका प्रकाशन हुआ था 1871 ईस्वी में। और पढ़े हम लोग कि यह अंग्रेजी के वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया, यानी अल्फ़ाबेट ABCD ऐसे करके लिखा गया है। जिन लोगों का नाम, जिन कवियों का नाम ए से था उनको पहले रखा, भले ही उनका जन्म बाद में हुआ हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने इसमें रखा है कवियों को। और इसमें एक और पॉइंट पूछता है कि इसमें टोटल 738 कवि हैं, 666 हैं उर्दू के और 72 हैं हिंदी के। ठीक है। अब आगे देखते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के बारे में। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में करवाया। ठीक है, और ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछता है कि जो गारसा तासी की जो पुस्तक है इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, उसका हिंदी अनुवाद किसने करवाया, तो याद रखिएगा LS वार्ष्णेय ने, और उसका प्रकाशन करवाया 1952 में। तासी की पुस्तक इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी यानी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। और यह भी पूछा गया प्रश्न है, मतलब इसका एक एक लाइन पूछा गया प्रश्न है, पूछ दिया गया है।
ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा एंदू यानी हिंदी, हिंदुस्तानी यानी उर्दू। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। वह फ्रेंच भाषा में था और यह हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? महेश दत्त का भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था और गारसादातासी की जो पुस्तक थी वह कहाँ से हुआ था? पेरिस से हुआ था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। यह पहला है और यह दूसरा है, लेकिन अक्सर इसे ही पेपर में पूछा जाता है। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज को है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन होता है 1883 में और यह होता है 1873 में। महेश दत्त शुक्ल की जो पुस्तक है वह 1873 में होती है और शिव सिंह सरोज का जो पुस्तक है प्रकाशन उसका होता है 1883 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी 838 लगभग 1000 ऐसे कहा जाता है, लगभग 1000 कवियों को रखा गया है। और अगर कवियों की बात किया जाए 838 कवि उसमें हैं, ठीक है, लेकिन लगभग में 1000 कवियों को उसमें लिखा जाता है। तो यहाँ है कि शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका की विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। ठीक है, पूछता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है 1888 ईस्वी में। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और यह भी पूछा गया कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन रचित क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। ठीक है, और तासी ने कितना किया था? 738 कवियों को शामिल किया था। ठीक है, 838 कवियों को किसने किया था? 838 कवियों को किसने किया था? शिव सिंह सेंगर ने। आगे है कि डॉक्टर किशोरलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरलाल गुप्त ने 1957 में, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से। और गारसादातासी की पुस्तक जो इश्तवार दलाली लिटरेचर हिंदुस्तानी है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? उसका अनुवाद किया था एल.एस. वार्षणेय ने और प्रकाशन करवाया 1952 में। उनके जो अनुवाद किए ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदुई साहित्य का इतिहास, और इनका था इसमें लग गया है प्रथम। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा एक ही में मैच होता है। तो उसमें है हिंदुई साहित्य का इतिहास और यह है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, वह है 1952 में और यह है 1957 में। अगला है ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। और गारसादातासी कौन सा वर्गीकरण किए थे? वह काल क्रमानुसार नहीं लिखे थे, वह लिखे थे अंग्रेजी के वर्डों के हिसाब से, यानी वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखे थे या काल क्रमानुसार। तो काल क्रमानुसार कहने का मतलब जिस समय में जो कवि आया उस हिसाब से उन्होंने लिखा है। जैसे रीतिकाल के कवि हैं तो रीतिकाल के कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं तो आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। किसकी बात हो रही है? ग्रियर्सन की बात हो रही है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। तो यह देखिए भाग किए हैं, कालखंड किए हैं किस किस नाम से? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। ठीक है, संस्कृत प्राकृत को अलग, अरबी फारसी और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को भी और हिंदी और अंग्रेजी को भी अलग अलग करके इन्होंने लिखा है। अगला पॉइंट है कि हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य।
धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। ठीक है, और यह पूछा गया है कि चारण काव्य किसने कहा है, चारण काल किसने नाम दिया है आदिकाल का, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। अगला पॉइंट है 16वीं 17वीं शताब्दी के युग जो कि भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, इसको हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वर्ण युग नाम किसने दिया भक्ति काल को, स्वर्ण काल किसने कहा, ग्रियर्सन ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, ग्रियर्सन ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं मिश्र बंधु की तरफ। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। उनके ग्रंथ का नाम क्या है, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। और एक और अभी हम नाम ऊपर पढ़े हैं, शिव सिंह सरोज के इतिहास, शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, शिव सिंह सरोज। ये दोनों बहुत ही मिलता जुलता है। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम नहीं आएगा, तो याद रखिएगा मिश्र बंधु 3 भाई थे और उसमें आता है गश्यासु यानी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों आते हैं। अगर इसके अलावा कोई और नाम दे देता है और कहता है कि कौन सा नाम नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा गश्यासु यानी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी आते हैं मिश्र बंधुओं में। ये 3 भाई थे। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। ठीक है, 4 भागों में। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में प्रकाशन हुआ इसका। ठीक है, याद रखिएगा 4 भाग में है, 3 भाग हो गया 1913 में और चौथा भाग होता है 1934 में। अगला है पॉइंट, मिश्र बंधु विनोद में 4551 यानी लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। याद रखिएगा 5000। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। किसमें, मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महान पुरोधाचार्य शुक्ल, जिनके पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी पिछड़ाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके पहले क्या था, हिंदी शब्द सागर जो है यह पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, जिसका नाम होता है हिंदी साहित्य का विकास। और वह पुस्तक होता है 16 भागों में और श्याम सुंदर दास ने वो पुस्तक की रचना किए थे और नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा वह प्रकाशित की गई थी। ठीक है, बाद में वही जो भूमिका थी, अब सोचिए जो किताब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, वह भूमिका के रूप में छपी थी। तो जो हिंदी शब्द सागर पुस्तक थी, ग्रंथ था, वो कितना मोटा होगा, वो कितना भारी होगा, जिसकी भूमिका हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, उसको सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अलग किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। यहाँ श्याम सुंदर दास की पुस्तक का नाम दिया गया हिंदी कविता रत्नमाला और राम नरेश त्रिपाठी की पुस्तक का नाम है कविता कौमुदी और वियोगी हरि की पुस्तक का नाम है ब्रजमाधुरी। सारी हम इम्पोर्टेंट है तो लिख दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, ये देखिए भी पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को क्या कहा है, कवि वृत्त संग्रह से अभिहित किया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि कोटेशन पूछा जाता है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कोटेशन इम्पोर्टेंट है और यह आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखा गया और पूछा भी जाता है। ठीक है, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। किसने? आचार्य शुक्ल ने। आगे है कि आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को चार भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। यदि हम 4 कालों की बात करें, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ इन्होंने भक्ति काल को ही माना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग आगे पढ़े, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग ही कह दिया है। ठीक है, तो यहाँ भक्ति काल को कैसे डिफाइन किया गया, कैसे बांटा गया है? भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया था, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा आता है, जिसको ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य के नाम से और प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य के नाम से जानते हैं। सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आते हैं। ठीक है, संत काव्य कौन आते हैं? संत काव्य में आते हैं कबीर। मुख्य कवि की बात पूछता है तो ज्ञानाश्रय शाखा यानी संत काव्य के अंतर्गत कबीर दास जी, प्रेमाश्रय शाखा यानी सूफी काव्य के अंतर्गत जायसी जी, और बात करें राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तो गोस्वामी तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूरदास जी। ठीक है, ये मुख्य कवियों के बारे में पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। इतिवृत्ति का मतलब होता है, अगर हम किसी कवि को पकड़ लिए, मान लेते हैं यहाँ तो ये लोग रचना किए हैं, लेकिन अगर हम किसी कवि की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, तो उनकी रचनाओं के बारे में नहीं, उनके घर परिवार, कब जन्म होता है, उनके माता पिता कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब मतलब उन्हीं के आसपास ऐसे गोल गोल उनके बारे में बताना ही क्या कहलाता है? इतिवृत्त कहलाता है। ठीक है, न कि आगे बढ़ना। इसी चीज़ को आचार्य शुक्ल जी ने इतिवृत्त कहा है। किसी भी व्यक्ति को ले लिया और उसी के इर्द गिर्द घूमते फिर वहीं पे जाके अटक जाना, क्या होता है? इतिवृत्त कहलाता है। आगे है एडविन ग्रिव्स महोदय। एडविन ग्रिव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, नाम याद रखिएगा, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 भाग किए, और ये याद रखिएगा, इसके 5 भाग किए गए। ठीक है, सन 1920 ईस्वी में एफीके ने अंग्रेजी भाषा में, ये दोनों अंग्रेजी भाषा में ही है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। अब ये दोनों नाम एकदम मिलते जुलते हैं, एडविन ग्रिव्स ने भी और एफीके ने भी। ठीक है, तो एफीके यानी फेक ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा और ग्रिव्स ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। ठीक है, आगे है कि तज़किरा शुअरा हिंदी 1884 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि और 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, और यह पूछा जाता है कि सबसे पहले कालक्रम का ध्यान कहाँ रखा गया? तो तज़किरा शुअरा हिंदी में। और एक और बात इसमें कहा जाता है कि धर्मेतर ग्रंथ इसको कहा जाता है, धर्म से इतर ग्रंथ कहा जाता है तज़किरा शुअरा हिंदी को मौलवी करीमुद्दीन द्वारा जो लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से किए, और ये तीनों महत्वपूर्ण है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका
तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी और यह पूछा जाता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन होता है कब? 1938 ईस्वी में। वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधिकाल से लेकर भक्तिकाल तक की अवधि को ही लिया है और यह पूछा गया है। ठीक है, यह बस संधिकाल से लेकर यानी आदिकाल और भक्तिकाल को ही रखा है, उसके आगे ये नहीं लिखे हैं। ठीक है, डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में बांटा है, 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। ठीक है, पूछा जाता है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है, जो स्वयंभू अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं। सर्वप्रथम कवि अपभ्रंश के कौन है? स्वयंभू हैं। आगे दिया गया है कि नागरी पचाड़ी सभा में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, नागरी पचाड़ी सभा में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका था और यह भी पूछा गया कितने खंडों में हुआ था? 16 खंडों में हो चुका था। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है जो अग्रांकित है। इसमें सब महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले सबसे शुरू वाला सबसे लास्ट वाला पूछा जाता था, लेकिन अब तो कहीं से कुछ भी उठाकर पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रथम भाग है हिंदी साहित्य की पीठिका, जिसके संपादक हैं डॉक्टर राजबली पांडे, और दूसरा भाग है हिंदी भाषा का विकास, जिसके संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा है आदिकाल, इसके संपादक करता है पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह, 2 लोगों ने मिलकर इसका संपादन कार्य पूर्ण किया। चौथा है भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति, और इसके संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा है भक्तिकाल, सगुण भक्ति, और इसके संपादक हैं देवेंद्रनाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। छठा है रीतिकाल, जो कि रीतिबद्ध भी है, रीतिकाल में रीतिबद्ध है, उसका संपादक करता है डॉक्टर नगेंद्र। और सातवां है रीतिकाल, जो कि रीति मुक्त भी है, वह है डॉक्टर भागीरथी मिश्र द्वारा। आठवां हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल, संवत 1900 से लेकर 1950 विक्रमी तक, और इसके संपादक करता है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। नवा है द्विवेदी काल, संवत 1950 से लेकर 1975 विक्रमी तक, और इसके संपादक करता है पंडित सुधाकर पांडे। 10वां है उत्कर्ष काल काव्य, संवत 1975 से लेकर 95 विक्रमी संवत, और यह डॉक्टर नागेंद्र अंचल और काशी के द्वारा संपादित किया गया है। अब आगे देखते हैं 11वां उत्कर्ष काल, जो कि नाटक है उत्कर्ष काल में, संवत 1975 से लेकर 95 विक्रमी संवत तक, और इसके संपादक हैं वह सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां है कथा साहित्य, और संवत 1975 से लेकर 95 विक्रमी संवत तक है, डॉक्टर निर्मला जैन संपादक करता है। अब देखते हैं 13वां है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, संवत 1975 से लेकर 1995 विक्रमी तक है, और इसके संपादक करता है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां है अद्यतन काल, संवत 1995 से लेकर 2017 विक्रमी तक, और इसके संपादक करता है सहायक डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा। 15वां है, नहीं ये 2 लोग किए हैं, डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, और डॉक्टर नगेंद्र पंडित राहुल संकीर्तन ने इसका संपादन कार्य पूर्ण किया है। और 16वां एंड लास्ट है कि हिंदी का लोक साहित्य, जो कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा किया गया है। ठीक है, तो लास्ट का 2 और पहले का 2 ये आप लोग याद रखिएगा, वैसे तो कोई भी पूछ सकता है। अगला है पॉइंट, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। यहाँ दिया गया है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया है। अगला पॉइंट है, इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य की को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार, और यहाँ से भी उठाकर पूछ लिया जाता है, ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ है हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी, और पंडित राहुल संकीर्तन की ये पुस्तक है। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973,
संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। तीसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 2 भागों में, प्रथम और द्वितीय खंड 1965 ईस्वी में और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है। चौथा हिंदी साहित्य का अतीत, यह 2 भागों में है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। पाँचवा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, यह है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। छठा ही साहित्य का इतिहास दर्शन, और यह है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का। बिलोचन में लोचन है, लोचन का अर्थ होता है नयन यानी आँख, और दर्शन किससे किया जाता है इतिहास का? आँख से, नयन से किया जाता है। तो इससे आप लोग ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। सातवां हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, और इसके इन्होंने 3 पुस्तक लिखे हैं, 3 ग्रंथ लिखे हैं। वो कौन कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का, यहाँ देख लीजिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है 7वां, 8वां और 9वां। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, और हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग में है। प्रथम है 1909 में और द्वितीय 1914 में प्रकाशित हुई, और तीनों है श्याम सुंदर दास जी का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 10वां है राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया का, और 11वां है राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया का। जहाँ राजस्थानी दोनों आ जाए याद कर लीजिएगा, मोतीलाल मेनरिया का है। और हिंदी वीर काव्य 1945 है, टिक्कम सिंह तोमर का है। नाम भी अलग है, वीर है, टिक्कम सिंह तोमर क्या है? वीर हैं। और 13वां हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973, डॉक्टर श्री नारायण चतुर्वेदी का है। 15वां हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी, नंदुलारे वाजपेयी की पुस्तक है। 16वां आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी, जो नंदुलारे वाजपेयी की पुस्तक है। और 17वां हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी, रमाशंकर शुक्ल रसाल की है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है उदय नारायण तिवारी जी का। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। विमर्श का मतलब किसी चीज़ पर बात विमर्श करना, और पद्मलाल और पुन्नालाल तीनों मिलकर बख्शी कर रहे हैं, यानी बहस रहे हैं, विमर्श। हाँ, इसका अर्थ नहीं होगा, इसका मीनिंग नहीं होगा, हम ऐसे याद करने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। अगला हिंदी साहित्य विमर्श देख लिए, कविता कौमुदी 1917, रामनरेश त्रिपाठी का, और यह मोस्ट है। भाषा काव्य संग्रह 1873, महेश दत्त शुक्ल का है। 22वां देखते हैं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी, सूर्यकांत शास्त्री जी का है। 23 से आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934, कृष्ण शंकर शुक्ल का है। 24 से मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। और 25वां है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी, ब्रज रत्न दास का है। और 26वां है आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है, ठीक है। और यही लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दत्तासी की पुस्तक इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद कराया था, किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, 1952 में, याद रखिएगा। अगला है 27वां ब्रज माधुरी सर 1923 ईस्वी, वियोगी हरि का है। 28वां हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, डॉक्टर बच्चन सिंह। मोस्ट है, याद रखिएगा, लास्ट का ये 4-5 पूछता है, ऐसे 4-5 दे देगा और मैच करने के लिए देता है, यही ऐसे ही ये प्रश्न आता है। 29वां हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी, सुमन राजे का है। और 30वां हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ अस्क का है, नीलाभ अस्क का है। और यह नीलाभ अस्क उपेंद्रनाथ अस्क जो हैं उपेंद्रनाथ अस्क जो हैं लेखक, जिनकी रचना है अंजो दीदी, जो कि नेट के सिलेबस में दिया गया है, उनके ही ये पुत्र हैं, ठीक है। उपेंद्रनाथ अस्क के पुत्र कौन हैं? नीलाभ अस्क। और 31वां एंड लास्ट है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013, नीरजा माधव की है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण, ठीक है, कि नामकरण कौन कौन से विद्वान ने कौन कौन नामकरण किया है। पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखते हैं। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी का प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5वां है मुगल दरबार। 6ठा है तुलसीदास शतारीति काव्य। 8वां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती। 9वां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तानी। 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और देखिए इसमें से कौन कौन पूछ लिया गया है, अब तक पूछा गया चारण काल का नाम किसने दिया, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नाम किसने दिया, और जायसी की प्रेम कविता का नाम किसने दिया, महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान नाम किसने दिया, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान काल नाम किसने दिया। 1 2 3 4 5 5 को अभी तक पूछ दिया गया है, ठीक है।
याद रखिएगा, नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों पुष्य कवि खुमार सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्य दास, चंद, जगनीक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। 9 कवियों का पुष्य हो गया खुमार, केदार, अनन्य, चंद, जगनीक, जोधराज और सारंगधर। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन किया है। ठीक है, कि कौन किसकी प्रवृत्ति कैसी है। चारण काल में कौन कौन कवि आएंगे? चारण काल की विशेषता आप लोग पढ़े ही हैं कि चारण यानी राजाओं के महल में रहते थे और उनकी झूठी वंदना किया करते थे अपने जीविका को चलाने के लिए। ठीक है, और 15वीं सदी का पुनर्जागरण, इसमें भी प्रवृत्ति है। इसका मतलब ये है कि जब पुनर्जागरण होता है उस समय कैसी स्थिति थी, उसके आधार पर इन्होंने नाम रखा है 15वीं सदी का पुनर्जागरण। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। अब मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखते हैं। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन है प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल। प्रारंभिक काल को 2 भागों में पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल, और समय सीमा दिया है 700 से 1343 विक्रमी संवत, और उत्तरारंभिक काल दिया है 1344 से 1444 विक्रमी संवत। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्व माध्यमिक काल जिसका समय 1445 से 1560 विक्रमी, और पूर्व माध्यमिक काल का है 1561 से 1680 विक्रमी। अलंकृत काल को 2 भागों में किया गया है, पूर्वालंकृत काल 1681 से लेकर 1790 विक्रमी, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी, और चौथा है परिवर्तन काल जिसकी समय सीमा 1890 से लेकर 1924 विक्रमी, और ये GIC के एग्जाम में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल, पाँचवा है वर्तमान काल 1926 विक्रमी से लेकर अब तक। अब हम लोगों ने देख लिया ग्रियर्सन के काल विभाजन और मिश्र बंधु का काल विभाजन। अब तीसरा जो है साहित्यकार आचार्य शुक्ल का काल विभाजन देखते हैं। आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, जिसको आदिकाल को इन्होंने नाम रखा है वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्तिकाल नाम से अभिहित किया है, संवत 1375 से 1700। और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल नाम रखा है, संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल का है, संवत 1900 से लेकर 1984 तक। और यह प्रश्न पूछा गया कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या रखा है, तो वीरगाथा काल। या आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का नामकरण क्या किया है, तो गद्यकाल नामकरण किया है। ठीक है, अगला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। इन्होंने 5 भागों में डिफाइन किया है, 5 भागों में इसको बांटा है। वह है संधि काल, संवत 750 से लेकर 1000 विक्रमी, चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रमी, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी, रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी, और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। ठीक है, यह 5 भागों में बांटे हैं रामकुमार वर्मा ने। गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने 4 भागों में बांटा है। आदिकाल सन 1184 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी, आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। इन्होंने ईस्वी में बांटा है, बाकी सब लोग संवत में बांटे हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ, इनकी लिखी पुस्तक नहीं है, संपादित पुस्तक है। हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन, आदिकाल है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, 7वीं से 14वीं सदी। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल है 19वीं सदी के मध्य से अब तक। आधुनिक काल को इन्होंने कई भागों में बांटा है। पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु काल भी कहते हैं, 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक, और जागरण सुधार काल जो कि द्विवेदी काल है, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक छायावादोत्तर काल है। उसके बाद से प्रगतिवाद है, प्रयोग काल 1938 से लेकर 1953 ईस्वी। नवलेखन काल है 1953 ईस्वी से अब तक। ये डॉक्टर नगेंद्र की संपादित जो पुस्तक है उसमें ये मिलता है। ठीक है, अब डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने 4 भागों में बांटा है, अपभ्रंश काल,
भक्तिकाल है सन 1400 से लेकर 1650, रीतिकाल है सन 1650 से 1857, आधुनिक काल है सन 1857 से अब तक। और यह पूछा गया है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं आदिकाल का नामकरण। एक तरफ दिया है नाम और एक तरफ दिया है उसके प्रयोक्ता यानी किसने कहा है। आदिकाल का चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? वासुदेव ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। और आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधिकाल एवं चरण काल कहा? रामकुमार वर्मा ने। केवल चरण काल की बात कहें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, आदिकाल नाम किसने दिया? जो कि हम लोग बोलते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। आधार काल है सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आदिकाल का नामकरण पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं रीतिकाल का नामकरण किसने क्या रखा है। रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। और रीतिकाल को रीतिकाल कहा है जो हम बोलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आदिकाल को आदिकाल नामकरण किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हम अभी पढ़े हैं। और रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे, ये तीनों लोगों के द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। यह है पृष्ठभूमि अवहट्ठ काल है। उन्मेष काल भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल है। पूर्व भाग है ब्रज भाषा अवधि काल, उत्तर भाग है खड़ी बोली काल। ठीक है, ये चार भागों में भाषा को अवहट्ठ काल जितना था उसको पृष्ठभूमि में अवहट्ठ काल को रखा है। और जब उन्मेष काल आता है उसमें भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल को रखा है। उसके बाद से जब पूर्व भाग वो लिखते हैं वहाँ ब्रज भाषा और अवधि काल को रखते हैं, उत्तर भाग में खड़ी बोली को रखते हैं, जो कि अभी तक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल का शुभारंभ कैसे हुआ? आदिकाल के विषय में आचार्य शुक्ल ने क्या क्या कहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, पूर्व पीठिका में दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में कौन कौन से प्रमुख कथन हैं। ठीक है, यहाँ है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, ध्यान रखिएगा, मोस्ट है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। आदिकाल के संबंध में हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, यह उनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जब आदिकाल शुरू करते हैं उसी पहले ही पृष्ठ पर यह दिया गया है। सिर्फ समय के अभाव के कारण नहीं तो हम वो भी सीरीज शुरू करते आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको भी हम लोग डिवाइड कर लेते और उसको भी हम लोग डेली का डेली उसको पढ़ते। ठीक है, क्योंकि वो रामबाण पुस्तक है और उसमें से कथन पूछे जाते हैं और उसमें जो आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए हैं, रचनाएं दी गई हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए समय को देखते हुए उसको भी, उस सीरीज को भी शुरू किया जाएगा। अब आगे है अगला पॉइंट, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्यसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। कौन? जो कवि चारण थे, चारण या जो कवि थे, राजाओं की पराक्रम को वो लोग अपने गीतों के माध्यम से सुनाते थे और उनको प्रसन्न किया करते थे, क्योंकि यही उनके जीविकोपार्जन का साधन था। अगर वो लोग प्रसन्न नहीं होंगे तो उनको कुछ जो मुहर होते थे, जो पैसे होते थे, जो उस समय के दान देने वाले चीज़ होते थे, वो नहीं मिलते उनको। यदि उनको नहीं मिलता तो वो लोग अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते, यानी अपना परिवार का निर्वहन वो नहीं कर सकते। यही कारण है कि जो चारण थे, जो कवि थे, वो राजाओं की झूठी प्रशंसा भी किया करते थे। ठीक है, यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। अगर पूछ दे रासो क्या कहलाता है, तो यही जो परंपरा है
चारण लोग जो अपने कवियों की जो अपने राजाओं की बड़ाई करते थे, वही क्या है, रासों के नाम से जाना गया है। उसमें जो परंपराएं हैं, जैसे दूसरी स्त्री को, पर स्त्री को हर के लेके आना, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना, यही सब उस समय राजा लोग करते थे, आपस में लड़ते रहते थे और इसी को रासों के नाम से पाई जाती है, जिससे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। किसने कहा है? यह आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इसी को लक्ष्य करके हमने वीरगाथा काल इसको नाम रखा है, आदिकाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज़ है इम्पोर्टेंट कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? गुलेरी जी ने माना है, शुक्ल जी ने, सेंगर जी ने और रावल जी ने। अक्सर पूछा जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को ही, ठीक है, कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है, और ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी में कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम भटक गए थे थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश जो नाम है वह सबसे पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, ध्यान रखिएगा, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है, और यह अभी शुक्ल की पुस्तक में है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली, जो कि पश्चिमी हिंदी का था। ठीक है, खड़ी बोली को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा गया, ब्रज और प्लस खड़ी बोली मिलाएंगे तो पश्चिमी हिंदी में आएगा। अगला है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को भी आध्यात्मिक संकेत बताया है, जैसे वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, विद्यापति के इन पदों को भी। ये गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की, जयदेव की है। यह रीतिकाल में जब विद्यापति यह रीतिकाल में जब रचनाएं होती थी अक्सर श्रृंगारिक, उसी आधार पर इन्होंने यहाँ आदिकाल में विद्यापति के बारे में कहा है। ठीक है, कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिकता के नाम पर लोग कविताएं लिख लिख कर, श्रृंगारिक कविताएं लिख लिख कर उसका मजाक बना रहे हैं। उसी को इन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। अब महत्वपूर्ण कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं आदिकाल के, वो हम लोग देखते हैं। जोजिड़ सासड़ भासियऊ सो भई कहियऊ सारू, जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पारू। यह श्रावकाचार में है, देवसेन की रचना है श्रावकाचार, उसमें दिया गया है। ठीक है, देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार उसमें दिया गया है जोजिड़ सासड़ भासियऊ। अगर यह पूरा नहीं याद हो तो कम से कम जोजिड़ सासड़ भासियऊ इतना याद रखिए, देवसेन की श्रावकाचार की है। यही कोटेशन दे के पूछ देता है कि यह किसकी पंक्तियां हैं, तो याद रखिएगा यह श्रावकाचार की पंक्तियां हैं, देवसेन के द्वारा रचित है। दूसरा है, पंडिय सलील सत्य बखाड़ी देहि रुद्ध बसंत न जाड़ाई, अमड़ा गमड़ न अड़न तेन विखंडिय तो विड़िलज्जई भड़ई हऊ पंडिय। यानी सब नहीं तो कम से कम पंडिय सल सत्य बखाड़ई, इतना याद रखिए, या सत्य से सरहपा, सत्य से सरहपा। मैंने एक एक शब्द को पकड़ा है और उसी से याद किया है। ठीक है, सत्य क्या है? सरहपा। उसके बाद से जही मन पवन संचरई, यह भी क्या है? सरहपा की है। रवि शशि नाही पवेश तहिवत चित्त विषाम करु, सरेहे करिय हुए, सरेहे यानी सरहपा, इससे भी आप लोग पकड़ सकते हैं। घोर अघारे चंदमणि जिमि उज्जो करे, परम महासु ऐसु कड़े दूर्य अशेष हरे, ये चंदमणि ये भी सरहपा। तीसरा है, का तरुअर पंच बिडाल, का तरुअर यानी का से इसका मीनिंग नहीं होगा कौवा, लेकिन का से लुईपा। ठीक है, भावन हो ये अभावड़ जाई, ये भी लुईपा का है। सहजे थरकरी वारुड़ी साध विरूपा, वारुड़ी विरूपा, ऐसे आप लोग कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सब अपभ्रंश में लिखी गई हैं, ये सब हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, एक एक वर्ड को पकड़िए और उसके रचनाकार को पकड़िए। अब है अगला, एकड़ किज्जई मंत्र तंत, ये है कड़हपा की। हालो डोम्बी तो पूछमी सद्भावे, सदगुरु पाय पये जाइब पुड़ु जुड़ौरा,
ये डोम्बी है तो डोम्बिपा मत समझिएगा, ये डोम्बिपा का नहीं है बल्कि कढ़पा का है। भल्ला हुआ जो मारिया, ये हेमचंद्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है। भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी महारा कंतु, यह हेमचंद्र के बारे में यह हेमचंद्र लिखते हैं कि इसमें भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी महारा कंतु, जब उसका पति गया होता है युद्ध में लड़ने के लिए तो वह वहाँ पे मारा जाता है। तो उसकी जो पत्नी होती है अपने सखियों के बीच में बैठी होती है, और जब वह इसको मिलता है, सूचना मिलता है कि उसका पति युद्ध में मारा गया, तो वही कहती है कि भला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु, की हे सखी, अच्छा हुआ कि मेरा पति उसमें मारा गया। अगर वह वहाँ से मुंह पीछे करके, पीठ पीछे करके भाग कर आता अपनी जान बचाकर, तो मैं उसे माफ़ नहीं करती, क्योंकि वह कायर पुरुष कहलाता। अच्छा हुआ कि वह मारा गया और उसमें वीर गति को प्राप्त हुआ, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, और इससे मेरा सर गर्व से ऊंचा हो रहा है कि मेरा पति जो है युद्ध का मैदान छोड़कर भागा नहीं, बल्कि वहाँ पर डटा रहा। ठीक है, यही इसका मीनिंग होता है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है। यह हेमचंद्र की रचना है, हेमचंद्र की पंक्ति है। एक और है पिय संगमी कौ निद्दड़ी, यह भी हेमचंद्र की है। अगला है गंगा जमुना माझे बहाई रे नाई, यह डोम्बिपा की है। नेक्स्ट है नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई, और वहाँ भी डोम्बी था और यहाँ भी डोम्बी है, दोनों ही कढ़पा का है। डोम्बी से आप लोग डोम्बिपा ना समझ के कढ़पा का करिएगा। ठीक है, यहाँ भी डोम्बी है और यहाँ भी डोम्बी है। अगला है छोई जाई सो बाह्य नाड़िया, यह कढ़पा की। और जी मिलोड़ बिलिजई पाड़ी एही तिम धरड़ी लई चित्त, यह है कढ़पा की। देसिल बहना सब्जन मीठा तेज ऐसन जपो अवहट्टा, और यह अवहट्ट भाषा में है, और यह विद्यापति की पंक्ति है कि देसिल बहना सब्जन मीठा तेज ऐसन जपो अवहट्टा, यानी जो देसिल बहना है, जो देसी भाषा है, वो सबके लिए मीठी होती है। अपना भाषा अपने लिए मीठी हुई होती है। और तेज ऐसन जपो अवहट्टा, जैसे हम अवहट्ट भाषा में इसे लिख रहे हैं। ठीक है, यह विद्यापति की पंक्ति है। हिंदू बोले दुरही निकार छोटे तरुका भवकी मार, यह भी है विद्यापति की कीर्ति लता में है। मनु कला ससवान कला 1600 बन्य, बिगसी कमल श्री भ्रमर वेणु खंजन मृग लुटिया, यह चंद्र बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो से। ठीक है, तो यह सब आज हम लोग इम्पोर्टेंट सब कुछ पंक्तियाँ थी हम लोग पढ़ लिए, और इसकी बची हुई पंक्तियाँ जो है आदिकाल की हम अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? मेरे हिसाब से ये तो मोस्ट क्लास है, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि क्लास सही चल रही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।